बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल ने दमिश्क के करीब फौजी ठिकानों का निशाना बनाया। सीरियन फौज ने 2 मिसाइल मार गिराए। यमन बहरान का नया मोड़। अल-हूसियों से झड़प के बाद अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी इत्तेहाद को की बातचीत की पेशकश। अल-हूसी लीडर अब्दुल मलिक ने कहा, यमनी इख्तिलाफात दूर करें, सिर्फ सऊदी जारहियत पर तवज्जो दें। हिजबुल्लाह ने लेबनान को हाईजैक कर लिया। तंजीम को निहत्ता करने तक अमन कायम नहीं हो सकता। रोम कॉन्फ्रेंस से आदिल अल जुबैर का खिताब। यूरोपीय यूनियन ने कहा, ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर बात नहीं हो सकती। समझौता तोड़ने वाले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने के खिलाफ ट्रंप को वार्निंग। जॉर्डन ने कहा, मुस्लिम दुनिया भड़क उठेगी। मिलादुन नबी का जोशो खरोश। जगह जगह दुरूद सलाम की महफिलें, जुलूस, रंगो रोशनियों ने रात में दिन का समा पैदा कर दिया। लक्षद्वीप तूफान से तहस नहस। केरला और तमिलनाडु में भी तबाही। मुंबई और गुजरात को भी खतरा पैदा हो गया। दिल्ली टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम। विराट और विजय की सेंचुरियां, कई रिकॉर्ड बने। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने कहा है कि वो सऊदी इत्तेहाद के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ बरसों से अली अब्दुल्ला सालेह अल-हूसियों के साथ मिलकर सऊदी इत्तेहाद से लड़ रहे हैं। सालेह ने एक टीवी चैनल पर खिताब करते हुए कहा कि अगर सऊदी इत्तेहाद यमन की नाकाबंदी उठाता है और हमले रोकता है तो वो एक वरक उलटने के लिए तैयार हैं। अली अब्दुल्ला सालेह ने यह पेशकश एक ऐसे वक्त की जब ऐसी खबरें आई हैं कि अल-हूसियों के साथ उनके ताल्लुकात में तल्खियां पैदा हो गई हैं। इन इख्तिलाफात का यमन जंग पर गहरा असर पड़ सकता है। अली अब्दुल्ला सालेह और अल-हूसी दोनों अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत के खिलाफ हैं, जिसे सऊदी अरब की तायीद हासिल है। 4 शंबे को एक मस्जिद पर कंट्रोल के लिए अल-हूसी और अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और जख्मी हुए थे। दारुल हुकूमत सना की सड़कों पर दोनों ग्रुप्स के दरमियान दूसरी झड़पों की भी खबरें मिली हैं। अली अब्दुल्ला सालेह ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा कि मैं पड़ोसी मुल्कों में हमारे भाइयों से अपील करता हूं कि वो जारहियत रोकें और नाकाबंदी बर्खास्त करें। हम इस सूरत में एक सफ़ा उलटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने हामियों पर हमलों के लिए अल-हूसियों पर तनकीद की। अल-हूसी लीडर अब्दुल मलिक अल-हूसी ने बातचीत के जरिए इख्तिलाफात दूर करने की पेशकश की है। अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल-हूसी ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि इख्तिलाफात दूर करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यमन के लोगों को आपसी इख्तिलाफात पर नहीं बल्कि सिर्फ सऊदी जारहियत पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्रुप बंदियों से सऊदी इत्तेहाद को फायदा होगा जो 2 साल से ज्यादा अरसे से यमन में बमबारी कर रहा है। सीरिया से अहम खबरें आ रही हैं। इस्राएली फौज ने दमिश्क के करीब सीरिया की फौज और उसके इत्तेहादियों के ठिकानों पर अचानक मिसाइल हमले किए, जिस पर बशार अल असद की फौज ने जवाबी कार्रवाई की और 2 इस्राएली मिसाइलों को मार गिराया। खबरों में कहा गया कि इसराइल ने दमिश्क के करीब हथियारों के एक डिपो पर कई मिसाइल छोड़े, जिसके बाद सीरियन फौज ने जवाबी कार्रवाई की। इसराइल पिछले कुछ बरसों में कई बार वक्फे से सीरिया की सरजमीन पर ऐसे हमले करता रहा है। बशार अल असद हुकूमत का कहना है कि इसराइल ने ऐसे हमलों के जरिए दहशत गर्दों को फायदा पहुंचाया है जो मुल्क में सरकारी फौजों से लड़ रहे हैं।
सीरिया की सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि दारुल दमिश्क के करीब एक फौजी ठिकाने पर हमले में कुछ नुकसान हुआ। इस्राएली फौज के तर्जुमान ने इन खबरों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि ऐसा मालूम होता है कि इस्राएली फौज ने इस हमले में कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अल जजीरा ने बताया कि इसराइल के इस हमले का मकसद सीरियन फौज और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना था। इन हमलों के दौरान दमिश्क और आसपास के इलाके धमाकों से गूंजते रहे। लंदन से छपने वाले अखबार अल कुरैश ने बताया कि इसराइल के इस हमले में कई ईरानी और हिजबुल्लाह के फाइटर्स हलाक या जख्मी हुए, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि जवाबी हमले में 2 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। साना न्यूज एजेंसी ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि इस्राएली दुश्मन ने आधी रात को 12:30 बजे कई जमीन से जमीन पर वार करने वाले मिसाइल्स दमिश्क के करीब फौजी ठिकाने पर फायर किए और हमारी फौज ने 2 मिसाइलों को मार गिराया। कुछ महीने पहले इसराइल के एक ओहदेदार ने धमकी दी थी कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह अपना असर वाला इलाका बढ़ाते रहेंगे तो सदर बशार अल असद के महल पर बमबारी की जाएगी। सीरिया बहरान को हल करने के लिए जेनीवा बातचीत गैर यकीनी का शिकार हो गई है। खबरों में कहा गया कि सरकारी डेलीगेशन बातचीत छोड़कर दमिश्क रवाना हो गया है। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने कहा था कि सीरियन डेलीगेशन बातचीत के ताल्लुक से मशवरा करने के लिए गया है, लेकिन अपोजिशन ग्रुप बातचीत छोड़ने के लिए बशार अल असद हुकूमत के नुमाइंदों पर तनकीद कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर और बातचीत में हिस्सा लेने वाले ओहदेदार बशार जाफरी ने सदर बशार अल असद को हटाने के मुतालबात पर तनकीद की है। अपोजिशन चाहती है कि बशार अल असद इस्तीफा दें और उबूरी हुकूमत में उनका कोई रोल ना हो। जेनीवा बातचीत के मौके पर बशार जाफरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां तक रियाद 2 डिक्लेरेशन की जबान का ताल्लुक है, उस पर कुछ नहीं हो सकता। यह जबान यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2254 की खिलाफ वर्जी है। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि आईएसआईएस की शिकस्त के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहाद में शामिल तमाम गैर मुल्की सिपाहियों को सीरिया छोड़ देना चाहिए। रशियन वजीर ने इटली के दारुल रोम में होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मॉस्को को उम्मीद है कि अमेरिकी इत्तेहाद अपने वादों पर अमल करेगा। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलर्सन ने 12 अक्टूबर को उनसे बातचीत करते हुए यकीन दिलाया था कि सीरिया में अमेरिका का वाहिद मकसद आईएसआईएस से लड़ना है। सर्जी लावरोव ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब इराक और सीरिया में अमलन एक ठोस ताकत की हैसियत से आईएसआईएस का सफाया हो चुका है। हाल ही में इराक की वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी के एक सीनियर कमांडर ने कहा था कि वो आईएसआईएस की शिकस्त के बाद एक भी अमेरिकी सिपाही को इराक में रहने नहीं देंगे। सऊदी अरब ने इल्जाम लगाया है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान को हाईजैक कर लिया और लेबनान उसी वक्त फल फूल सकता है जब ईरान की ताईद रखने वाली हिजबुल्लाह को निहत्ता किया जाए। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने इटली में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक हथियारों से लैस लश्कर लेबनान में रहेगा, मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। आदिल अल जुबैर ने कहा कि लेबनान की सूरत हाल एक सानिहा है। उन्होंने इस इल्जाम को दोहराया कि ईरान पूरे मिडल ईस्ट में बदअमनी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानियों ने 1979 से खित्ते में कत्ल और गारतगरी शुरू की है और उससे कोई पूछ नहीं हुई है। यह सिलसिला रुकना चाहिए। सऊदी वजीर ने कहा कि यमन को अलहूसियों के हवाले नहीं किया जा सकता। आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब के सिर्फ 2 मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हैं और वो मुल्क ईरान और नॉर्थ कोरिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात नहीं है क्योंकि रियाद फलस्तीन अमन समझौते के इंतजार में है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि कई दौर से जारी इस मसले का क्या हल है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका इस सिलसिले में नई पहल करेगा। आदिल अल जुबैर ने उम्मीद जाहिर की कि 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर फलस्तीन रियासत बनकर रहेगी। बहरीन में शिया आलिम शेख ईसा कासिम से यकजहती का इजहार करते हुए एक बार फिर मुजाहरे किए गए। दारुल मनामा के करीब सनाबीज गांव में और दूसरे मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए। शेख ईसा कासिम 1 साल से नजरबंद हैं। उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई है। हाल ही में खबरें आई थीं कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें इलाज की फौरी जरूरत है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ईरान और 6 बड़ी ताकतों के दरमियान 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने रोम में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यह बात कही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील के खिलाफ हैं और वो उसमें कुछ तब्दीलियां चाहते हैं। मोगेरिनी ने कहा कि यह समझौता एक आलमी कानून है क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी तस्दीक की गई है और जो भी इस डील की खिलाफ वर्जी करेगा वो आलमी कानून को तोड़ेगा। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल अफराज। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इसराइल ने दमिश्क के करीब फौजी ठिकानों का निशाना बनाया। सीरियन फौज ने 2 मिसाइल मार गिराए। यमन बहरान का नया मोड़। अल-हूसियों से झड़प के बाद अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी इत्तेहाद को की बातचीत की पेशकश। अल-हूसी लीडर अब्दुल मलिक ने कहा, यमनी इख्तिलाफात दूर करें, सिर्फ सऊदी जारहियत पर तवज्जो दें। हिजबुल्लाह ने लेबनान को हाईजैक कर लिया। तंजीम को निहत्ता करने तक अमन कायम नहीं हो सकता। रोम कॉन्फ्रेंस से आदिल अल जुबैर का खिताब। यूरोपीय यूनियन ने कहा, ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर बात नहीं हो सकती। समझौता तोड़ने वाले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने के खिलाफ ट्रंप को वार्निंग। जॉर्डन ने कहा, मुस्लिम दुनिया भड़क उठेगी। मिलादुन नबी का जोशो खरोश। जगह जगह दुरूद सलाम की महफिलें, जुलूस, रंगो रोशनियों ने रात में दिन का समा पैदा कर दिया। लक्षद्वीप तूफान से तहस नहस। केरला और तमिलनाडु में भी तबाही। मुंबई और गुजरात को भी खतरा पैदा हो गया। दिल्ली टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम। विराट और विजय की सेंचुरियां, कई रिकॉर्ड बने। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मोहसिन इंसानियत, पैगम्बर इस्लाम, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मीलादुन नबी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम और जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह जलसों और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम किया गया। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ और मुल्क के दूसरे शहरों और टाउन्स और देहातों से खबरें मिली हैं। मुसलमान आबादी वाले इलाकों में नौजवानों ने जोश खरोश के साथ जुलूस निकाले। जगह जगह सड़कों, गलियों, चौराहों, घरों, इमारतों, मस्जिदों को रंगों रोशनियों से सजाया गया, जिसकी वजह से रात में भी दिन का समा नजर आ रहा था। हर बस्ती, हर मोहल्ले और हर इलाके में दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थीं और नबी रहमत के जिक्र की महफिलें सजाई गई थीं। हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी की रौनकें उरूज पर थीं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात को दुल्हन की तरह सजाया गया। खासतौर पर पुराने शहर में एतबार चौक से बड़े बाजार तक सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती थी। शहर के दूसरे इलाके भी इस मामले में पीछे नहीं थे। जगह जगह दावतों और गरीबों की ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस और दूसरे महकूमों की तरफ से खास इंतजामात किए गए थे। जुलूसों में नौजवान और बच्चे हरी झंडियां थामे हुए सरकार की आमद मरहबा जैसे नारे लगा रहे थे। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर तामीर मिल्लत की तरफ से हर साल की तरह जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें हैदराबाद और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले नातिया शोरा ने हिस्सा लिया और मिदहत रसूल सल्लम में कलाम सुनाने की सादत हासिल की। जुमे की रात भी दारुस्सलाम में सालाना जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लम रखा गया था, जिसमें बैरूनी मुक़र्रिर मौलाना अतीफ़ मियाँ क़ादरी, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे उलमा और रहनुमाओं ने हज़ारों आशिक़ाने रसूल से ख़िताब किया और तलक़ीन की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी छुपी हुई है। मिलादुन नबी के मौके पर कई दूसरी जगहों पर भी सीरत कॉन्फ्रेंस और मिलाद की महफिलें आरास्ता की गईं, जिनमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात को पेश किया गया। दिल्ली में मिलादुन नबी के मौके पर ज़बरदस्त जुलूस निकाला गया, जो रवायती रास्तों से होकर तारीखी जामा मस्जिद पहुंचा।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडर्स ने मीलादुन नबी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। रामनाथ कोविंद ने अपने प्याम में हम वतनों, खासतौर पर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लम की तालीमात अमन और खुशहाली का प्याम लाती हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हजरत मोहम्मद की तालीमात हमारे समाज में इंसानियत के जज्बे को मजबूत करती हैं। फलस्तीनी सदर के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के खिलाफ खबरदार किया है। अबू रुदैना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मिडल ईस्ट में किसी भी जायज़ हल के लिए यह ज़रूरी है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत की हैसियत से यरूशलेम को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि मसला फ़लस्तीन को हल करने में नाकामी से खित्ते और पूरी दुनिया में तनाव, बदअमनी और तशद्दुद बढ़ेगा। अबू रुदैना ने कहा कि सदर महमूद अब्बास इस मसले का 2 रियासती हल चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। जॉर्डन के वजीर इंफॉर्मेशन मोहम्मद मोमानी ने कहा कि अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करना जॉर्डन के लिए एक रेड लाइन है और इससे इस्लामी दुनिया भड़क उठेगी। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में अमरीका और खित्ते के मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुतासर होंगे। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने भी अमरीका को ऐसे कदम के खिलाफ वार्निंग दी और कहा कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई की गई तो अरब दुनिया में गुस्से की लहर उठेगी और अरब मुल्कों में अमरीका के सफारत खानों को बंद करना पड़ेगा। PLO के सेक्रेटरी जनरल साइबर कात ने पिछले साल कहा था कि ऐसा कदम अरब इसराइल मसले के हल के इम्कानात के हवाले से ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब ने खबरदार किया कि बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को इसराइलियों से खतरा है। उन्होंने कहा कि इसराइल बैतुल मुक़द्दस की तारीख मस्क कर रहा है और वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को यहूदी रंग में रंगना चाहता है। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख मोहम्मद हुसैन ने अपने जुमे के खुतबे में ये बातें कही। उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा कि वो क़िबला अव्वल से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें और मस्जिद को हर वक्त अपनी मौजूदगी से आबाद रखें। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा का ज़र्रा ज़र्रा मुसलमानों का है। ये सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद है जिस पर किसी दूसरे मजहब या कौम का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने यहूदी शरपसंदों को खुली छूट दे दी है। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में बैरूनी फौजों के एक हमले में 12 ISIS मिलिटेंट्स हलाक हो गए। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों में 8 मिलिटेंट्स जख्मी भी हुए। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने कहा है कि मुल्क में लेबर कानून और रेसिडेंसी कानून की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन 1,20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक सरकारी वेबसाइट पर यह बात बताई गई। हाल ही में सऊदी ओहदेदारों ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को दी गई मोहलत खत्म होने के बाद एक मुहिम शुरू की है। अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फ्लिन ने यह इकरार करते हुए एक धमाका कर दिया है कि उन्होंने रशिया से ताल्लुकात के बारे में FBI को झूठे बयानात दिए। उन्होंने वाशिंगटन की एक अदालत में पेश होते हुए कहा कि उन्होंने जानते बूझते झूठे, मनगढ़ंत और जाली बयानात दिए। इस तरह फ्लिन ट्रंप हुकूमत के पहले रुकन बन गए हैं जिन्होंने इस तरह का इकरार किया है। इस इकरार से ट्रंप हुकूमत को धक्का लगा है और इसके गहरे सियासी और कानूनी असरात पड़ सकते हैं। अफ्रीका के मुल्क सोमालिया में अल-शबाब के एक हमले के बाद लड़ाई में कम से कम 2 सिपाही और 12 दहशतगर्द हलाक हुए। खबरों में कहा गया कि अल-शबाब मिलिटेंट्स ने मकामी गवर्नर के काफिले पर यह हमला किया। गवर्नर और उनके साथ सफर करने वाले महफूज रहे। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि दहशतगर्दी को किसी मजहब या किसी कौम से नहीं जोड़ना चाहिए और यह पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। सुषमा स्वराज ने रशिया की शहर सूची में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने हाल ही में हैदराबाद में होने वाली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर ट्रंप की बेटी और एडवाइजर इवांका ट्रंप ने इस समिट में अमेरिकी डेलीगेशन की क़यादत की थी। तूफान ओकी ने लक्षद्वीप में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस तूफान की वजह से केरला और तमिलनाडु में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी को जरूरी मदद का यकीन दिलाया है। मौसम ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि अगले 24 घंटों में इस तूफान की शिद्दत और बढ़ सकती है। तूफान के असर से तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। बारिश और हवाओं की वजह से लक्षद्वीप में कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई झाड़ उखड़ गए, कम्युनिकेशन लाइन्स भी बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसे अंदेशे भी जाहिर किए जा रहे हैं कि अगले 48 घंटों में मुंबई और गुजरात भी इस तूफान से मुतासर हो सकते हैं। क्रिकेट। विराट कोहली और मुरली विजय की सेंचुरीज की बदौलत हिंदुस्तान ने दिल्ली में खेले जाने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाया है। विराट कोहली 156 पर नॉट आउट हैं, मुरली विजय 155 पर आउट हुए। जिस वक्त पहले दिन का खेल खत्म हुआ उस वक्त हिंदुस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 371 था। विराट कोहली और मुरली विजय ने तीसरे विकेट के लिए 283 रन जोड़े।
इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 5000 रन पूरे कर लिए। 29 साल बैट्समैन ये कारनामा अंजाम देने वाले 11वें हिंदुस्तानी बने। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ओपनर शिखर धवन और चटेश्वर पुजारा जल्द आउट हो गए। 3 मैचों की सीरीज में हिंदुस्तान 1-0 से आगे है। कोहली की टेस्ट क्रिकेट में 20वीं सेंचुरी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल ने दमिश्क के करीब फौजी ठिकानों का निशाना बनाया। सीरियन फौज ने 2 मिसाइल मार गिराए। यमन बहरान का नया मोड़। अल-हूसियों से झड़प के बाद अली अब्दुल्ला सालेह ने सऊदी इत्तेहाद को की बातचीत की पेशकश। अल-हूसी लीडर अब्दुल मलिक ने कहा यमनी इख्तिलाफात दूर करें, सिर्फ सऊदी जारहियत पर तवज्जो दें। हिजबुल्लाह ने लेबनान को हाईजैक कर लिया। तंजीम को निहत्ता करने तक अमन कायम नहीं हो सकता। रोम कॉन्फ्रेंस से आदिल अल जुबैर का खिताब। यूरोपीय यूनियन ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर बात नहीं हो सकती। समझौता तोड़ने वाले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। अमरीकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने के खिलाफ ट्रंप को वार्निंग। जॉर्डन ने कहा मुस्लिम दुनिया भड़क उठेगी। मिलादुन नबी का जोशो खरोश। जगह जगह दुरूद व सलाम की महफिलें, जुलूस, रंगो रोशनियों ने रात में दिन का समा पैदा कर दिया। लक्षद्वीप तूफान से तहस नहस। केरला और तमिलनाडु में भी तबाही। मुंबई और गुजरात को भी खतरा पैदा हो गया। दिल्ली टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के नाम। विराट और विजय की सेंचुरियां, कई रिकॉर्ड बने। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।